आपने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ाया था। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन प्रेजेंट सेशन में मतलब 2020-21 में ये आपका पार्ट हटा दिया गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से, और जो एक लॉ बचा रह गया था इसमें लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बाद आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को भी हटा दिया गया है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद आता है अवागाद्रो लॉ या अवागाद्रो लॉ। मेन तो अवागाद्रो लॉ है, और ये अवागाद्रो लॉ आता कहाँ से है? ये अवागाद्रो हाइपोथेसिस से आता है, या अगर हम इसे सही तरीके से कहें तो ये अवागाद्रो हाइपोथेसिस तो बाद में आती है। अवागाद्रो हाइपोथेसिस से भी पहले आता है आपका बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1811 में एक स्टडी की थी, गैसेस के ऊपर स्टडी की थी। तो गैसेस की स्टडी से उनको क्या पता लगा था, वो ये लिखा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, क्लोरीन हो, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन्होंने कहा था, जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आपके पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, आप दो कंटेनर ले लीजिए, ये कंटेनर भी 1 लीटर का है और ये कंटेनर भी आपका 1 लीटर का है। 1 लीटर का कंटेनर ये है, 1 लीटर का कंटेनर ये है, और टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये दोनों ही सेम कंडीशन पे है, तो ये चीज़ हो गई अंडर सिमिलर कंडीशन। और इक्वल वॉल्यूम, क्योंकि इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर है। गैस को अगर किसी कंटेनर में आप भर देते हैं तो वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे भी 1 लीटर गैस है, यहाँ पे 1 लीटर गैस है, मान लेते हैं यहाँ पे H2 गैस है, या मान लेते हैं यहाँ पे N2 गैस है। तो यहाँ पे कहा ये गया है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। तो इन दोनों के पास जो चीज़ बराबर होने वाली है वो इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो इन दोनों गैस में जो चीज़ बराबर होने वाली है वो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, ये बर्जीलियस ने कहा था, ठीक है। मगर ये कॉन्सेप्ट जो बर्जीलियस का था इसके कुछ ड्रॉबैक थे, ये कुछ जगह अप्लीकेबल नहीं हो पाया, तो इसी को थोड़ा सा बाद में मॉडिफाई किया था अवागाद्रो ने, और उसका नाम था अवागाद्रो हाइपोथेसिस। और अवागाद्रो हाइपोथेसिस के बेस पे अवागाद्रो लॉ आया था जो वेरीफाइड है और वो हर जगह अप्लीकेबल है, या गैसेस के केसेस में अप्लीकेबल है। तो बर्जीलियस की जो छोटी सी गलती थी वो यहाँ पे एटम्स के साथ है। ये एटम्स की जगह अगर आप मॉलिक्यूल कर दीजिए तो ये अवागाद्रो हाइपोथेसिस कहलाएगी, और इसी में अगर यही एटम की जगह अगर आप मॉलिक्यूल कर दीजिए, यहीं पे आप लिख दीजिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स की जगह मॉलिक्यूल कर दीजिए, मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, तो ये आपका अवागाद्रो लॉ कहलाएगा। अब इन्होंने ये जो प्रॉब्लम थी वो कैसे आई, तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आ गई। तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ने ये कहा था कि अगर आपके पास दो गैसें हैं और उनका वॉल्यूम बराबर है और सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो उनके अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक गैस है H2, दूसरी गैस है Cl2, और इसे आपने मिलाया और इससे HCl बन गया, ठीक है। इसका 1 वॉल्यूम है, मान लेते हैं इसका 1 वॉल्यूम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 ही दिखाई पड़ रहा है, तो इसका 1 वॉल्यूम, इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके इसका 2 वॉल्यूम बनाते हैं। मान लेते हैं इसके 1 वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते, एटम होते हैं, n नंबर ऑफ एटम, n एटम्स। तो इसके भी 1 वॉल्यूम में कितने एटम होंगे? n एटम्स होंगे। और इसके पास कितने एटम होंगे? 2n एटम्स होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, सबको आप सब में आपको n दिखाई पड़ रहा है तो सबको n से डिवाइड कर देते हैं। इसे भी n से डिवाइड कर दिया, इसे भी n से डिवाइड कर दिया और इसे भी n से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, या इसे 2n से डिवाइड कर देते हैं, इसे भी 2n से डिवाइड कर देते हैं, इसे भी 2n से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हाफ एटम, यहाँ पे भी हाफ एटम, और यहाँ पे आपका 1 एटम।
वैसे यहाँ पे एटम नहीं होगा, कंपाउंड एटम कह सकते हैं आप इसे, यहाँ पे भी कंपाउंड एटम कह सकते हैं या सिंपली मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। कंपाउंड एटम या सिंपली मॉलिक्यूल। तो जहाँ पे भी आपके वन या वन से ज़्यादा एटम सेम काइंड या डिफरेंट काइंड के हो तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपाउंड एटम, ये बहुत पुरानी डिफिनीशन है कंपाउंड एटम, बाद में इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। और यहाँ पे भी आप मॉलिक्यूल लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये आ रहा है कि हाफ एटम और हाफ एटम, इसका हाफ एटम हाइड्रोजन का और क्लोरीन का हाफ एटम मिलके वन मॉलिक्यूल या वन कंपाउंड एटम ऑफ HCl बनाता है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है हाफ एटम का, तो हाफ एटम आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा कि हाफ एटम एग्जिस्ट करता है। तो आपने जो डाल्टन लॉ था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक पॉइंट बहुत सटीक था और बहुत सुटेबल था जो आज तक गलत प्रूफ नहीं किया गया। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसे मॉडिफाइड किया गया, उसके सारे पॉस्टुलेट लगभग गलत हो गए थे, उनको बाद में एक्सप्लेन किया गया कि कैसे ये गलत है और उसे कैसे मॉडिफाई किया गया। मगर एक जो था मेन इंपॉर्टेंट था, उसे आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एटम सबसे छोटी इकाई होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ना इलेक्ट्रॉन करता है, ना प्रोटॉन करता है, ना न्यूट्रॉन करता है, पूरा का पूरा एक एटम पार्टिसिपेट करता है इन ए केमिकल रिएक्शन, जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हाफ एटम हो गया। तो हाफ एटम जैसी कोई चीज़ होती नहीं, तो यहीं पे इनका ये पॉस्टुलेट गड़बड़ हो गया था। अब यहीं पे अगर आप इसे मॉलिक्यूल के टर्म में चलते हैं तो यहीं पे एटम की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मॉलिक्यूल लिख दीजिए, यहाँ आप मॉलिक्यूल लिख दीजिए, तो यहाँ मॉलिक्यूल है ही पहले से। तो मान लेते हैं फिर से वही वन वॉल्यूम हमने लिया था H2 का, वन मॉलिक्यूल Cl2 का, तो हमको 2 वॉल्यूम इसका मिलता है। मान लीजिए हैं इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके अंदर 2n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये साथ साथ दिखाई ही पड़ रहा है। अगर आप इसे सबसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ पे भी हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, और यहाँ पे वन मॉलिक्यूल है। तो हाफ मॉलिक्यूल का मतलब H2 का हाफ मॉलिक्यूल मतलब एक हाइड्रोजन एटम, और O2 का हाफ मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन एटम। तो एक हाइड्रोजन O2 नहीं है, ये Cl2 है, तो ये Cl2 के एक हाफ मॉलिक्यूल का मतलब एक Cl2 एटम, Cl एटम। तो HCl जुड़ के एक आपका HCl का मॉलिक्यूल बना लेगा, सिंपल है। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से जुड़ता है तो एक मॉलिक्यूल ही तो बनेगा HCl का। तो ये मॉलिक्यूल के साथ अगर इस लॉ को लगाते हैं तो ये अप्लीकेबल है, और अगर एटम के साथ लगाते हैं तो ये अप्लीकेबल नहीं है। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस की ड्रॉबैक को मॉडिफाई किया था अवागाद्रो ने। अवागाद्रो का नाम पूरे नाम था अमीडो अवागाद्रो, ठीक है, अमीडो एंटोनियो अवागाद्रो इनका पूरा नाम था, और इन्होंने ही ये अवागाद्रो लॉ दिया था, जिसका फिर से एकदम बहुत सिंपल सा है, इसे आप याद भी कर सकते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यही सिंपल सा वो अवागाद्रो लॉ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम से रिलेट कर देता है। तो अगर आपके पास वॉल्यूम मालूम है तो आप उसमें नंबर ऑफ एटम पता कर सकते हैं। बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टडी हुई, और स्टडी करने से पता लगा कि 1 मोल कोई गैस होती है वो STP पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी को NTP भी कहा जा सकता है। NTP मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी अगर 22 लीटर कोई गैस है, या 22 लीटर गैस आपके पास है, जिसे आप 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखते हैं, तो उसके पास जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। या 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा STP पे 22.4 लीटर। तो ये आगे कंक्लूजन निकलता है, ये अवागाद्रो की ही लॉ की ही देन है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ अवोगाद्रो लॉ ये भी आपसे आता है। तो एप्लीकेशन अवोगाद्रो लॉ की ये है कि एटॉमिसिटी आप पता कर सकते हैं एलिमेंट्री गैसेस की। एलिमेंट्री गैसेस जैसे आपके पास NH3 भी एक गैस होती है, मगर वो एलिमेंट्री गैस नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है। N और H मतलब अलग अलग एलिमेंट है, तो ये कंपाउंड गैस है। मगर एलिमेंट्री गैस जैसे कौन सी हो गई आपकी, जैसे S जैसे आपकी हो गई O2 हो गई, N2 हो गई, Cl2 हो गई, Br2 हो गई। Br2 तो वैसे लिक्विड होता है। तो इस तरह से ये जो गैसें हैं ये एलिमेंट्री गैसें हैं और इनकी एटॉमिसिटी आप पता कर सकते हैं। जैसे ओजोन हो गई O3, तो ये एलिमेंट्री गैसें हैं, तो ये अवोगाद्रो लॉ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे ये आपको पता लग जाएंगे, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। मतलब जैसे O3 है तो उसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई, H2 है तो उसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। ठीक है, तो गैसेस की एटॉमिसिटी पता करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंस जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैस। तो जो मोलर मास, ये होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये फार्मूला आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अब ये कैसे आता है इसे एक्सप्लेन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप इस फार्मूले को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। मोलर मास या ग्राम मोलर मास भी कह सकते हैं। ये वेपर डेंसिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और टूथ की कोई भी यूनिट वैसे भी नहीं है। वेपर डेंसिटी क्या होती है, तो ये आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स गैस हैवियर देन हाइड्रोजन, या डेंसिटी का रेशियो है बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड अदर गैस। तो दो गैसें हैं, एक जगह हाइड्रोजन गैस है, एक जगह आपके पास मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, तो दोनों की डेंसिटी का जो भी रेशियो होता है उसी को वेपर डेंसिटी कहा जा सकता है। द डेंसिटी रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड एनी अदर गैस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है आपको पता लगे। वेपर डेंसिटी का आप को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मोलर मास आ जाता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अगर आप इसे ग्राम में लिख देते हैं तो ग्राम मोलर मास या आपका 1 मोल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, और इसी कॉन्सेप्ट से आपकी एक रिलेशनशिप निकल आती है बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या रिलेशन निकलती है, तो ये इसी से निकलता है। इसी से आपका आता है 22.4 लीटर कोई गैस है एट STP, STP लिख दीजिए, चाहे NTP लिख दीजिए, NTP। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM, इसी से एक रिलेशन निकलती है। अगर कोई गैस है ये है और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो वो 1 मोल ऑफ गैस के बराबर होती है। और 1 मोल गैस का मतलब उसका मास आप निकाल सकते हैं। जैसे H2 गैस है तो 1 मोल H2 का मास कितना होता है, 2 ग्राम होता है। उसी तरह से मान लीजिए N2 है तो नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 28 होता है, 28 ग्राम। जैसे CO2 है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो 44 ग्राम गैस है तो उसका और NTP पे है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। 28 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन गैस है, STP पे है तो उसका मास कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन गैस है एट STP एट STP, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वही 22.4 लीटर। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका। ये क्या रिलेट कर रहा है, ये आपके मास को रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, वॉल्यूम से रिलेट कर रहा है। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है। एक तो एटॉमिसिटी बताती है किसी एलिमेंट्री गैस की, दूसरा बताता है वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के बीच में रिलेशन। तीसरा आपको ये बताता है, इस तरह का क्वेश्चन है आपके NCERT में कि वेपर डेंसिटी दी गई है और मोलर मास आपसे पूछा है क्या है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है वो आपको बताता है बिटवीन द रिलेशन बिटवीन मास ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP। बस यहाँ पे STP इंपॉर्टेंट है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जनरली 0 डिग्री सेल्सियस इस केस में लिया जा सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अवोगाद्रो लॉ समझ में आ गया होगा, बर्जीलियस हाइपोथेसिस समझ में आ गई होगी, और जो एप्लीकेशन है ये फार्मूले को डेरिवेशन है, मगर आपको इतना ज़रूरी नहीं है इसे जानना कि कैसे ये ड्राइव करके आते हैं। ठीक है,
अगर आपको बहुत लग रहा हो, ज़रूरी लग रहा हो कि इसका डेरिवेशन हमको मालूम होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम स्पेशल वीडियो बना देंगे इसके डेरिवेशन के लिए। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं।